साउथ के एक नेता हैं जो देश की करेंसी का साइन बदलने की इच्छा रखते हैं अपने राज्य में तमिल में। तो क्या अब हर राज्य की अलग अलग करेंसी के साइन होंगे, यानी अलग अलग भाषाओं में? रुपए को जब तमिल में लिखा तो विपक्षियों के मुंह सिल गए, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की बात आई तो विरोध करने में कांग्रेस सबसे आगे रही, ये कहकर कि भाजपा वाली एनडीए सरकार अशांति फैलाना चाहती है। आज चर्चा इन्हीं दोनों मुद्दों पर होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पिछले कई दिनों से केंद्र और तमिलनाडु के बीच भाषा का विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन लगता है इस विवाद को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लिया। आपको बता दें, स्टालिन की इस हरकत की वजह से तमिलनाडु से दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल आ गया है। पहले ये देखिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या किया। इस तस्वीर में मैं आपको दो लोगो दिखा रही हूँ। पहला लोगो बजट 2024-25 का है, जिसमें रुपए का सिंबल दिखाई दे रहा है, और दूसरी तस्वीर बजट 2025-26 के लोगों की है, जिसमें रुपए के सिंबल को बदलकर उसे तमिल भाषा में लिख दिया गया है। समझ नहीं आता ये सोच आती कहां से है। इस पूरी हरकत के बाद भाजपा नेता अन्नामलाई ने काफी विरोध किया और स्टालिन को मूर्ख तक कह दिया। अन्ना ने एक्स पर लिखा है कि तमिलनाडु सरकार के 2025-26 के बजट में उस रुपए के सिंबल को हटा दिया गया है जिसे पूरे भारत ने अपनाया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो रुपए का चिन्ह सरकारी कागजों से लेकर नोट और बजट के पोस्टर में इस्तेमाल होता है वो भी साउथ से ही आया था। उसे किसी और ने नहीं बल्कि तमिलनाडु से पूर्व डीएम के विधायक के बेटे उदय कुमार ने डिजाइन किया था। आपको यह भी बता दें कि यह सिंबल पूरे विश्व में रुपए के चिन्ह के तौर पर जाना जाता है और इसे पूरे देश ने स्वीकार भी किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो स्टालिन हिंदुओं को मूर्ख और सनातन धर्म को बीमारियों से कंपेयर करता हो, वो खुद इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? या फिर स्टालिन ने इस सिंबल को लेकर रिसर्च ही नहीं की, और जो डीएम के लैंग्वेज वार का रोना रो रही है उसे यह भी जानना चाहिए कि 3 भाषा वाला फॉर्मूला कब बना। आपको बता दें, ये बात देश को आजादी मिलने से 1 साल बाद की है, जब साल 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने त्रिभुज फॉर्मूला का अध्ययन किया था, मंथन किया था इस पर। इसके बाद कहा कि अंग्रेजी या हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना तर्कसंगत नहीं होगा। संघ ने कहा था कि हिंदी को संघीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और स्थानीय भाषा राज्य के लिए होनी चाहिए। फिर इसी आधार पर देश की शिक्षा नीतियां तैयार की गई और इस बार की तरह हर बार तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की राय थी कि कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ देश की किसी दूसरी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, और ये तर्कसंगत भी है। साथ ही साथ उसे अंग्रेजी पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए। यहीं से 3 भाषा वाले फार्मूले की शुरुआत हुई। इस प्रस्ताव को 1964 से 66 के बीच राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने रखा था, जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है। जिसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसी फार्मूले को शामिल किया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की, जिसमें ये फार्मूला बरकरार रहा। और 2020 की बात करें तो इसमें पारित एनईपी में भी इस फार्मूले को जगह दी गई थी। अब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ साथ तमिलनाडु के कई नेताओं ने कहा है कि संस्कृत के जरिए उनकी पुरानी विरासत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, हिंदी और संस्कृत विरोध तो तमिलनाडु का पुराना इतिहास रहा है। साल 1963 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव आया था, तब तो तमिलनाडु में बवाल ही हो गया था। हिंसक आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसमें 70 लोगों की जान भी चली गई थी। जिसके बाद 1967 में भाषा नीति में संशोधन हुआ। हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा बनी। साल 1986 में राजीव गांधी की सरकार को भी भाषा के मुद्दे पर काफी विरोध झेलना पड़ा था, और यही हुआ एनईपी 2020 के पारित होने के बाद। और जब मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने से इनकार कर दिया, तो केंद्र सरकार ने भी तमिलनाडु को दिए जाने वाले फंड को रोक दिया। तो अब तस्वीर साफ हो चली है कि तमिलनाडु का हिंदी विरोध कितना पुराना है। अब मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन की एक और छवि दिखाना चाहती हूँ। स्टालिन सर, ये 500 का नोट है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। इस नोट में भी रुपए का सिंबल है। नोट में जो कुछ लिखा है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा है। तो क्या आप तमिलनाडु की अलग करेंसी छापने का विचार तो नहीं कर रहे?
क्योंकि आपको तो हिंदी और रुपए के सिंबल दोनों से नफरत है। वैसे छापिए, नोट भी छापिए। कांग्रेस की मदद हर बात में आप लेते हैं, तो नोट छापने में भी माननीय राहुल गांधी की मदद ले सकते, क्योंकि गांधी परिवार के मौन ने ये तो साबित कर ही दिया कि रुपए के सिंबल बदले जाने का वो समर्थन कर रहे हैं। और इससे बड़ी विडंबना आखिर क्या हो सकती है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह के विरोध करने में सबसे आगे है। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शेंडे ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया है। शेंडे ने आगे कहा है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक बड़ी यातनाएं दी थी। ऐसे क्रूर शासक का निशान देश में क्यों रहना चाहिए। आपको बता दें, जहां एक तरफ बदलते भारत में इन आक्रमणकारियों की कब्र को भी मिट्टी में मिलाने की बात की जा रही है, तो वहीं इस देश में कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो कब्र हटाने का विरोध अपने अपने तरीके से कर रही हैं। दरअसल उद्धव गुट के नेता ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र मराठाओं की एक शौर्य का स्मारक है। ये आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक आक्रांताओं से लड़ते रहे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि बजरंग दल और वीएचपी के पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वे नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के लोग शांति से रहें। वैसे कांग्रेस के इस बयान के बाद किसी ने ये पूछा नहीं कि कब्र हटाने से आखिर अशांति कैसे आएगी। क्या हिंदू संगठन किसी का घर तोड़ने की बात कर रहे हैं या दंगा मचाने की बात कर रहे हैं? वो तो बस ये मांग कर रहे हैं कि एक आक्रांता जिसने तमाम यातनाएं दी पूर्वजों को, औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। इधर सीएम फडणवीस ने कहा है कि ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि जिस औरंगजेब ने हमारे हजारों लोगों को जान से मारा, यातनाएं दी, आज हमें उसी की कब्र का संरक्षण करना पड़ रहा है। लेकिन एक वचन मैं आपको देता हूं कि इस महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन मैं नहीं होने दूंगा। फडणवीस ने आगे ये भी कहा कि हमें उस औरंगजेब की कब्र आखिर क्यों चाहिए। इसका जवाब उन नेताओं को भी देना है, उन दलों को भी देना है जो कब्र हटाने का विरोध कर रहे हैं। मैं खबर प्रधान के दर्शकों से भी पूछना चाहती हूँ, आखिर उन्हें औरंगजेब की कब्र क्यों चाहिए? क्या ये ठीक है? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।